नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। तो आज बोलती कहानियाँ में मैं आपको एक शिवानी जी की बहुत खूबसूरत कहानी सुनाऊंगी। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये साहित्यकारा जो हैं इनका नाम है शिवानी। मैं पहले इनके बारे में कुछ लाइनें आपको बता देती हूँ ताकि आपसे इनका एक परिचय हो जाए। हालांकि इन्हें परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। और इनकी कहानियों का संग्रह जो मैं लेके आई हूँ उसमें से जो सबसे खूबसूरत मुझे कहानी लगी, मैं इन कहानियों को डिवाइड नहीं कर सकती खूबसूरती के माप में, लेकिन जो मुझे बहुत भाई कहानी उसका नाम है नथ, और मैं आपको वो कहानी आज पढ़कर सुनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं चैनल को। साहित्य जगत में केवल शिवानी के नाम से ख्यात इस लेखिका ने अपनी कहानियों को एक ऐसे दरवाजे की तरह खड़ा किया जिसमें प्रवेश का आकर्षण साधारण मध्यवर्गीय पाठकों को अंततः साहित्य के दुर्गम प्रदेशों तक ले गया। उन्होंने अपनी लेखनी के बल पर पाठकों को साहित्य की सत्ता के प्रति उन्मुख और उत्सुक किया। ये एक छोटा सा परिचय दिया है क्योंकि इनका परिचय काफ़ी लंबा है। और आप कहें तो उत्तराखंड के कुमायूं की रहने वाली हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत पढ़े लिखे परिवार से बिलोंग करती थी ये। और इनकी कहानियाँ जो है उन्होंने इनको आज तक प्रसिद्ध किया हुआ है। तो ये कहानी मैं शुरू करती हूँ समय नहीं गवा के। इस कहानी का नाम है नथ। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं ये पूरी कहानी आज आपके आगे पढ़ूंगी। पुट्टी, जो कि एक अदाकारा है, इस कहानी की एक हीरोइन है। पुट्टी ने उठकर अपनी छोटी सी खिड़की के द्वार खोल दिए। इमेजिन करिएगा इस कहानी को एक पहाड़ी परिवेश में। धुएं से काली दीवारों पर सूरज की किरणों का जाल बिछ गया। छत से झूलते हुए झींके के धरे ताले मक्खन की खुशबू से कमरा भर गया और पुट्टी के हृदय में एक टीस सी उठ गई। क्या करेगी उस खुशबू का जब उस मक्खन को खाने वाला ही नहीं रहा। ऐसे ही ताजे मक्खन की डली फाफर की काली रोटी पर धरकर खाते खाते उसके पति ने उसके मुंह में अपना झूठा गस्सा ठूंस दिया था, ठीक जाने से एक दिन पहले। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये कहानी एक पति पत्नी की है जिन्होंने लव मैरिज करी है। और दो अलग अलग जगहों के रहने वाले लोग हैं जो आगे आप जान पाएंगे। और जो ये पति है वो फौज में है। अब नथ से उस कहानी का क्या संबंध है वो अब आप आगे सुनिए। उस दिन भी ऐसे ही खिड़की के पट से जोर सा उजाला आकर पूरे कमरे में फैल गया था और उसी उजाले के पीछे पीछे न जाने कहां से उसकी सास आकर खड़ी हो गई थी। अपने दृष्ट फौजी पुत्र की बहू को कर्कशा सास ने वही चीख कर धर दिया था। हद है बेशर्मी की। हमारे कुमाऊं की छोकरी होती तो ऐसी बेशर्म थोड़े ही होती। यहीं से पता चल जाता है कि फौजी बेटे ने लव मैरिज करी है और लड़की जो है वो कुमायूं की नहीं है ना। तिब्बत की लामाणी, यानी कि तिब्बत के जो लामा लोग होते हैं, तो सास कहीं ना कहीं टॉन्ट मार रही है तो वो हर शब्द को बहुत तीखे तरीके से बोल रही है ना। तिब्बत की लामाणी इसी से गुण दिखा रही है। सास के जाने के पश्चात वह कितनी देर तक पति की छाती पर सिर धरे सुबुकती रही, यानी कि रोती रही। पर जिस छाती की को चीनियों की गोलियों की वर्षा झेलनी थी वह सुंदर पत्नी की टेक बनती भी कैसे। समझिएगा कहानी को। गुमान सिंह, तो हीरो का नाम है गुमान सिंह और हीरोइन का नाम है पुट्टी। गुमान सिंह के जाते ही पुट्टी पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। सास, विधवा ननद और जेठानी की गालियां सुनती तो वह जानबूझकर ही बहरी बन जाती। दोनों कानों पर हाथ धरकर इशारा करती कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। विधवा ननद का पर्वताकार शरीर क्रोध के भूकंप से डोल उठता।
अंधी, कानी, बहरी लड़कियां क्या कब अभी और बची हैं भौजी तुम्हारे तिब्बत में? देख रहे हैं आप कितने टॉन्ट मारे जा रहे हैं उसको। अभी हमारा एक भाई और भी है, यह व्यंग भरे स्वर से चीख कर कहती, अपने दोनों कानों पर हाथ धर अपनी भोली सूरत को और भी भोला बनाकर पुट्टी ऐसा अभिनय करती जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। हर दम साए साए की आवाज आती, एकदम बज्जर गिर गया है निगोड़े कानों में। ये पुट्टी के शब्द है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने रिएक्ट किया तो दुखी वो ही होगी, इसलिए वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती है। और क्यों नहीं करती है? क्योंकि उसके पति ने उसे ये बात समझाई थी। इतना घमंड था ना अपने रूप का, तिब्बत के जादू से हमारे भैया को भेड़ बनाकर रख दिया। इसी से भगवान ने तुझे सजा दी। भगवान करे तुम्हारे कानों पर ही नहीं पूरे शरीर पर बजर पड़े। कुलक्षणी ना होती तो क्या गुमान को लद्दाख जाना पड़ता? पुट्टी अपनी हिरनी की सी तरल दृष्टि से उसे देखकर हंसती, जैसे उसके पुरुष गर्जना का एक शब्द भी उसके पल्ले ना पड़ रहा हो, यानी कि उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। माता, भाई, भौजाई और विधवा बहन से लोहा लेकर ही गुमान उसे ब्याह कर ले आया था। अब सुनिए इनकी कहानी। अपनी माँ के साथ वह माता, भाई, भौजाई और विधवा बहन से लोहा लेकर ही गुमान सिंह उसे ब्याह लाया था। अपनी माँ के साथ वह गांव-गांव में फेरी लगाकर बिसाती का छोटा मोटा सामान बेचा करती थी। ये पुट्टी की माँ के बारे में बात हो रही है। स्वास्थ्य में दमकते लाल चेहरे पर उसकी तीखी नाक और बड़ी बड़ी आंखें लामा कन्याओं की भांति चपटी और छोटी नहीं थी। कानों में गंदे पीले सूत में गूंथे फिरोजा और मूंगे झूलते थे। कंधे से टखने तक झूलते उसके तिब्बती लबाते की ढीली ढीली बाहों में वह एकदम ही बच्ची लगती थी। ये बात हो रही है बेटी की। पर कभी कभी लबादे की कैंचुली उतारकर वह अपनी बाहों में रहस्यमय सीवन से ढूंढ ढूंढ कर जुएं मारती, और अब लबादे की कैंचुली से रहित उसका उन्मुक्त यौवन किसी लपलपाते नाग की भांति देखने वालों को डसने दौड़ पड़ता, यानी कि वो बहुत खूबसूरत थी। गुमान ने भी उसे एक दिन बिना कैंचुली के देख लिया, यानी कि बिना उसकी मोटी मोटी तिब्बती ड्रेस के देख लिया। ग्राम के चौराहे पर उसकी माँ ने अपनी गंदी चादर फैलाकर दुकान खोल दी थी। जम्बू, गंदरैनी, ये सब हमारे पहाड़ी मसाले होते हैं। जम्बू, गंदरैनी आदि मसाले की जड़ी बूटियों के बीच वह स्वयं टांग पसारकर धूप सेक रही थी, और एक टीले पर बैठी उसकी सुंदर पुत्री अपने लबादे की बाहें से जुएं बीन बीन कर मार रही थी। गुमान सिंह छुट्टियों में घर आया हुआ था। सुबह उठकर वह घूमने निकला और माँ बेटी की हाट के सामने ठिठक कर खड़ा हो गया। पुट्टी अपनी सुडौल बाहों को अपने लबादे की मुर्दा बाहों से टटोल टटोल कर जुएं निकाल रही थी। गुमान को देखा तो लजाकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसके गालों की उठी मंगोल हड्डियों के बीच गुलाबी रस का सागर छलक रहा था। चौड़े माथे पर गोंद की तरह चिपकाई काले केशों की पट्टी से कुछ केश निकलकर हवा में फरफरा रहे थे, यानी कि तिब्बती जो यहाँ से चुटियाएं बना लेते हैं तो वो कुछ लटक रहे थे, उनका वर्णन हो रहा है। जीर्ण कुर्ते के बटन, जीर्ण मतलब बिल्कुल फटे पुराने, जीर्ण कुर्ते के बटनों की पूर्ति एक बड़ी सी सेफ्टी पिन लगाकर की गई थी। पर किसी बेगवती नदी के दो पाटों पर बंधा गया रस्सी का पहाड़ी पुल जैसे साधारण सी हवा से कांप कांप उठता है ना, उसी भांति सेफ्टी पिन रह रहकर कांप रही थी। गुमान अकारण ही चीजों का तोलमोल करने लगा। एक्चुअली तो उसे पुट्टी को देखना था। कभी मैली चादर पर सजे छोटे आईने से अपनी मूंछ संवारता, कभी नीले फिरोजा सी अंगूठी पहनता, और कभी उठकर तिब्बती घंटियों की आवाजें सुनने लगता। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, सब पता होता है। क्यों बेकार में गड़बड़ करता? पुट्टी की माँ ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में उसे झिड़क दिया, लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। उसकी युवा पुत्री के आते ही ग्राम के मंचलों की भीड़ जम जाना रोज का
रोज की आदत हो गई थी। पर माँ बड़ी खूंखार और रूखी औरत थी। जौ की शराब और भेड़ बकरे के कच्चे गोश्त ने उसका रक्तचाप यानी कि बीपी शायद और भी बढ़ा दिया था। असली और नकली ग्राहकों को वो फट से पकड़ लेती थी। पर गुमान सिंह को दोबारा छिड़कने का साहस उसे भी नहीं हुआ। उस गोरे तरुण की निर्भीक दृष्टि में कुछ अजीब तो था। फिर वह फौजी जवान था, ऐसा फौजी जो 1-2 दिन में ही निर्मम चीनी लुटेरों को भगाने में कामयाब हो गया। यानी कि वो एक बहुत बहादुर फौजी था। तो खैर आगे बातें चलती रही। अब बात करते हैं चीनियों को। वह कभी क्षमा नहीं कर पाई थी, क्योंकि तिब्बती जो माँ थी इनके पति को भी जो है फौजियों चीनी जो सिपाही हैं उन्होंने मार दिया था। उसके इकलौते 12 वर्ष के पुत्र को उन्होंने चीन के किसी स्कूल में पढ़ने भेज दिया था। उसके दमे के रोगी पति को सड़क की बेगार में जोत जोत कर मार डाला। उसके हाथी से विराट याक यानी कि जो बैल होता है को काट काट कर हत्यारों ने अपनी फौजी टुकड़ी को खिला दिया था। और एक दिन भी वह चूकती तो उसकी पुट्टी को भी वो उड़ा कर ले जाते, यानी कि प्यारी सी बेटी को भी वो उड़ा कर ले जाते। रात ही रात में वह मनी पद्मी हुम जो इनका एक मंत्र होता है तिब्बतियों का, जपती, अपनी बेटी को खींचती, गिरती पड़ती तिब्बत की सीमा पार कर गई थी। उन्हीं चीनियों को मार भगाने ही तो आया था गुमान, यानी कि फौजी। इसी से वह उनकी श्रद्धा का पात्र बन गया, क्योंकि माँ इसी वजह से रेस्पेक्ट करने लगी कि वो उन्हीं चीनियों को मारने आया जिन्होंने इनका परिवार बर्बाद कर दिया था। वह नित्य ही उस सराय में पहुंच जाता जहां पुट्टी अपनी माँ के साथ रहती थी। पुट्टी उसके लिए मक्खन, नमक वाली गरम तिब्बती चाय और भुने हुए भेड़ का रान के बड़े बड़े टुकड़े रोज लेके आती। पुट्टी की माँ दोनों पर अपनी छोटी छोटी आंखों का अंकुश लगाए हुए बैठी हुई थी, यानी कि माँ स्ट्रिक्ट थी और उसे पता था कि दोनों जवान हैं, तो वो पूरी तरह से उन पर नजर गड़ा के बैठी रहती थी। फिर भी न जाने कब पुट्टी के मंगोल कटाक्षों की अर्गना गुमान के हृदय कपाट पर स्वयं ही लग गई। देख रहे हैं आप कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, यानी कि कितना भी माँ ने स्ट्रिक्टनेस की हो, लेकिन उन दोनों का वो दोनों प्यार करने से नहीं रह पाए और एक दूसरे को चाहने लगे। जाने के 3 दिन पूर्व गुमान पुट्टी की माँ के सम्मुख उनकी पुत्री से उनके विवाह का प्रस्ताव रखता है और माँ जो है बहुत सोच में पड़ जाती है। माँ कहती है कुमैयो यानी कि कुमाऊनी लोगों के बीच खाली दाल भात खाकर उसकी तिब्बती बेटी कैसे जिएगी। बिना जौ की शराब से पिए और बिना जो है कच्चा मांस खाए तो वो रह ही नहीं पाती, और तुम जो कुमाऊनी लोग हो वो तो सिर्फ दाल भात खाते हो। फिर वह गुमान की माँ और विधवा बहन को भी देख चुकी थी। उस क्रूर बुढ़िया के शासन में उसकी पुट्टी तो बहुत परेशान रहने लगेगी। नहीं, दृढ़ स्वर में अपना निश्चय प्रकट करने को उसने अपनी गर्दन ऊंची की तो देखा गुमान और पुट्टी दोनों दीन याचक की दृष्टि से उसे देख रहे थे, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे थे कि माँ प्लीज मना मत कर हम देख लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे ही क्षण पुट्टी की माँ को ग्राम के मंचलों का ध्यान आया, जो भूखे भेड़ की भांति पुट्टी को कभी भी खाने की दृष्टि से देख लिया करते थे। उसे उन्होंने हाँ कर दी। पर अभी गुमान को अपनी माँ, बहन और बिरादरी से भी मोर्चा लेना था। माँ ने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी, बहन ने कहा कि मैं फांसी लगा लूंगी। पर तिब्बत की सुंदरी कन्या को लाकर जब गुमान 5 पंचों के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया तो पंच भी सहम गए, यानी कि डर गए। पुट्टी के सात्विक सौंदर्य ने धर्म, जाति और रूढ़ियों की उलझी गांठें क्षण भर में सुलझाकर रख दी। दूसरे ग्राम के पंडित बुलाकर गुमान के युवा मित्रों ने फेरे फिरा दिए और कुछ याकूत, फिरोज, चांदी के 3-4 दंत कुंदनिया और 4 बकरियों के दहेज के साथ जोर जोर से रोकर पुट्टी की माँ ने उसे विदा कर दिया।
कहते हैं ना दोस्तों, जब लव मैरिज होती है तो उसमें दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो यहाँ भी जब पुट्टी और गुमान की शादी हुई, क्योंकि बहुत गरीब थी पुट्टी की माँ, तो उसके दोस्तों ने ही सारा दहेज तैयार किया और उन दोनों की अच्छी तरीके से शादी करके उनको विदा कर दिया। न जाने कितनी गालियों से सास ने उसका स्वागत किया। जेठानी और ननद उसके विचित्र लबादे पर मजाक बना के जोर जोर से हंसती रही, किंतु वह बदसूरत लबादे के भीतर जगमगाते रत्न को एक ही व्यक्ति पहचानता था, और वो कौन था? वो था गुमान। वह जितना भी अपनी भोली विचित्र पत्नी को देखता, उतना ही उसके सौंदर्य में डूबता चला जाता। पुट्टी बहुत कम बोलती और बोलने और हंसने में उसके गालों की ऊंची हड्डियां कुछ और भी ऊंची उठ जाती। गुमान का कमरा बेहद छोटा और अंधेरा था। एक कोने में ताजे गोदे गए मिट्टी से सने आलूओं का ढेर लगा हुआ था। पहाड़ों में दोस्तों ऐसे ही घर होते हैं। दूसरी ओर 2 टूटे हल दीवार से टिके थे, जिस पर खाकी वर्दियां लटकी हुई थी, यानी कि गुमान के आर्मी ड्रेस लटकी हुई थी। काली दीवार पर एक बड़ा सा आईना टंगा था, जिसे गुमान मद्रास से खरीद कर लेके आया था। उसी आईने में दोनों प्रेमी प्रेमिका ने एक साथ अपना चेहरा देखा तो दिन भर की कड़वाहट धुल गई। रात को अपनी नवेली पत्नी के लिए गुमान कमरे में ही खाना ले आया तो वह कट कर रह गई, यानी कि अच्छा नहीं लगा उसे। बार बार उसने गर्दन हिलाकर कमरे में खाने की व्यवस्था पर असंतोष प्रकट किया। टूटी फूटी पहाड़ी में अपनी लज्जा व्यक्त करने की चेष्टा की, किंतु ढीली ढीली बाहों में मुख ढांकने की चेष्टा कर अपने तिब्बती भाषा में न जाने क्या बुदबुदाती, और गुमान उसकी विचित्र बड़बड़ाहट को दोहराता तो वह खिलखिला उठती। यानी कि वो अपनी तिब्बती भाषा और पहाड़ी भाषा को मिक्स करके कुछ कुछ गुमान से कहने का प्रयास कर रही है, और गुमान क्या कर रहा है, उसकी नकल बना रहा है, उसकी मजाक बना रहा है जानबूझ के, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ी सी वो ठीक हो जाए। गुमान होठों पर उंगली रखकर उसे इशारे से समझाता, श्श, धीरे हंसो, बगल वाले कमरे में अम्मा लेटी है। पुट्टी अपने गूंगे आदेश को झट समझ लेती। दोनों नंद नवन ने उस शीतल वृक्षों की स्वर्गिक छाया में, जहां भाषा का कोई बंधन नहीं था, आराम से अपनी रात बिताई। वहां केवल एक ही भाषा चल रही थी, और वो थी हृदय, यानी कि दिल की भाषा। दूसरे दिन वह सास के पीछे पीछे छाया सी घूमती रही, पर वह एक शब्द नहीं बोली। ननद के साथ वह बर्तन मनवाने लगी तो ननद ने उसकी ओर देखकर पच्च से थूक दिया। सैड। पुट्टी की आंखों में आंसू छलक आए। अभी तो उसका पति यहीं था, उसके जाने के बाद उसकी क्या दुर्गति होगी। दूसरे दिन उसकी माँ उससे मिलने आई, लेकिन बेटी की हालत देखकर जो है वो अच्छी तरह से सब कुछ समझ गई और रोने लगी। लेकिन पुट्टी ने कहा, माँ चिंता मत कर, गुमान मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं। इसी बीच गुमान के जाने का वह दिन आ गया। जाने से कुछ घंटे पहले उसने अपने खाकी कुर्ते में लपेटा गया एक रहस्यमय उपहार पुट्टी को थमा दिया। पुट्टी, इसमें तेरी पसंद की एक चीज लाया हूं, पर अभी मत खोलना, समझी? और अकेले में देखकर इसे आलू के ढेरों के नीचे गाड़ कर रख देना। पुट्टी डबडबाई आंखों से पति के हंसमुख चेहरे को देखती, कहती भी क्या, अपने हृदय की व्यथा को वह अपनी ही तिब्बती भाषा में ठीक तरह से व्यक्त कर सकती थी। खैर, गुमान सिंह जो है वो चला गया, और जब उसके जाने के बाद, जैसा कि उसने गुमान सिंह से वादा किया था, गुमान सिंह ने उससे कहा था कि ये जो मैं तेरे को उपहार दे के जा रहा हूँ, ये तो मेरे जाने के बाद ही खोलेगी, मेरे सामने मत खोलना। तो उसने जो है अपने पति के जाने के बाद काफ़ी घंटों तक तो वो रोती रही, और जब रात हो गई वो बहुत मिस करने लगे अपने पति को। रोते रोते जब उसको नींद आने लगी तो अचानक उसे ख्याल आया कि गुमान सिंह ने, यानी कि उसके पति ने उसे एक तोहफा दिया था, उपहार दिया था, और कहा था अकेले में देखना, और जब देख लेगी तो वापस उसी गड्ढे में उसको गाड़ देना, किसी को इसके बारे में पता मत चलने देना। सूजी सूजी आंखों से माँ को निहार कर पुट्टी ने इशारे से देखा कि उसने कहाँ पे संभाल के रखी है वो नथ, और
उसने जो है वो जगह वापस, उसने जहाँ पे उसको गाड़ा था उस उपहार को, वो खोली और उसने क्या देखा कि उसमें तकरीबन 6 तोले की नथ सोने की थी, जो उसका पति उसको उपहार सहित दे के गया था। पुट्टी हैरान रह गई, बहुत ही परेशान हो गई कि इसके लिए वो पैसे लाया कहाँ से। और उसे ये भी याद आया कि हाँ, एक दिन जब गुमान जो है एक पुस्तक पढ़ रहा था कमरे में बैठ के, और उसमें एक महिला ने वो नथ पहनी हुई थी, तो मजाक मजाक में पुट्टी ने उससे कहा था कि क्या आप भी कभी मुझे नथ दोगे। और देखो, जाने से पहले गुमान सिंह उसे वो नथ देकर चला गया था। और उसी के ठीक 2 दिन बाद ये खबर आ गई थी कि गुमान सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो शहीद हो गया है। माँ मिलने के लिए आई, बेटी से चिपटकर बहुत रोई, और सूजी सूजी आंखों से जो है बेटी ने पोटली को नीचे उतारकर जो है वो उपहार अपनी माँ को दिखाया। नथ हाथ से उठाई तो उसकी आंखें जो थी वो आश्चर्य से फट गई। बाप रे बाप, कम से कम 6 तोले की है ये पुट्टी, इतना रुपया तेरे आदमी के पास कहाँ से आया? क्या पता माँ, कह गई, अम्मा को बचाकर जमीन में गाड़ देना। पुट्टी की माँ की आंखों में समधिन के प्रति घृणा उभर आई। ठीक ही तो कह गया, चुड़ैल अपनी बेटियों को दे देगी। ला ला, जल्दी से कुछ ला, गाड़ कर रख दूं, नहीं तो फिर बुढ़िया आ जाएगी। पर एक बार पहन तो दिखा दे बेटी, मैं भी तो देख लूं कि मेरी बेटी नथ में लगती कैसी है। बेटी ने ऊपर ही ऊपर से माँ को नथ पहनकर दिखाई, और माँ जो है जाने से पहले उस नथ को फिर से गाड़ के चली गई। कहानी काफ़ी लंबी है, इसमें बहुत सारे शब्द इस्तेमाल हुए हैं दोस्तों, तो इसलिए जो है मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके सुना रही हूँ। अब हम इस कहानी के अंत की ओर आने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गांव की तहसील में बड़ी भीड़ थी। कमिश्नर साहब अपने बंद गले के अफसरी कोट के बटन खोलकर बड़ा जोशीला भाषण दे रहे थे। ये क्या था कि ये फिर से आर्मी वॉर होने वाली थी चाइना के साथ, और जो कमिश्नर साहब थे वो आए थे और आके जो है उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। क्या रिक्वेस्ट करी थी सुनिएगा। उनमें उन्होंने उल्लेख किया कि किस प्रकार अपनी पत्नी ने उनके गले की चेन खोलकर स्वेच्छा से रक्षा कोष की झोली में डाल दी। यानी कि देश के लिए जो रक्षा कोष होता है उसमें इन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, जिससे वो हथियार खरीदना चाहते थे युद्ध के लिए। और इसीलिए वो रिक्वेस्ट करने आए थे सब लोगों से कि जिसके पास जिसकी जितनी क्षमता है, जो जितना देना चाहता है, जो पैसे देना चाहता है, जो गहने देना चाहता है, वो जो है दान कर दे, ताकि हम लोग उसको बेचकर उससे युद्ध के लिए हथियार खरीदें और दूसरे देशों से हम अपने युद्ध को जीत पाए। ललाट पर पसीने की बूंदें उसके चंपई रंग को और भी मनोहारी बना रही थी। जल्दी से हाथ की खाकी पोटली को कमिश्नर की थैली में डालकर वह भीड़ में कहीं खो गई। पुट्टी जो थी दोस्तों, उसको ये समझ में आया कि इस नथ की वैल्यू अब उसके लिए तो कुछ नहीं रह गई है, क्योंकि उसको अपनी पूरी जिंदगी अब इसी तरीके से ताने सुनकर ही काटनी है, और उसका जीवन अब हमेशा ऐसा ही रहेगा, उसे सजने संवरने भी नहीं दिया जाएगा। तो क्यों ना गुमान सिंह, जो कि एक फौजी था, जो कि शहीद हुआ था, देश के लिए लड़ा था और बहुत बहादुर था, उसी की दी हुई वो स्मृति को फौज के लिए दान कर दे। तो वो वहाँ गई कमिश्नर के पास और चुपचाप उस डब्बे में अपनी नथ को डालकर चली गई। कहते हैं जब वो डालकर वापस जा रही थी, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने माइक में ये आवाज़ भी सुनी कि ये इतनी भारी नथ जो भी दे के गया है, एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, अपना नाम लिख ले, ताकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड रहे। लेकिन कहते हैं कोई पलट कर नहीं आया। यानी कि पुट्टी नहीं चाहती थी कि गुमान सिंह जिस बात को एक सीक्रेट रखना चाहता था, किसी को बताना नहीं चाहता था, वो बात किसी को भी पता चले, और उसने अपनी वो नथ जो है दे दी। तो लास्ट की 4 लाइनें आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि हाथ में पकड़कर उन्होंने नथ उठाकर भीड़ को दिखाई। तिलमिलाते रौद्र की प्रखर किरणों में नथ झकझक कर उठी। यानी कि कितनी खूबसूरत नथ होगी। भीड़ में कोई भी महिला उठकर रसीद लेने नहीं आई। केवल नथ की चमचमाकर पुट्टी के सात्विक दान की रसीद अपने सुनहले अक्षरों में स्वयं लिखकर चली गई।